हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 31 करने जा रहे हैं। ये हमारे इतिहास की वर्कशीट है जिसका चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले आपने एक वर्कशीट पढ़ी थी जिसमें आपने भारत में राष्ट्रवाद का बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने बहुत सारे आंदोलनों के बारे में पढ़ा था, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा था। तो आपने उसमें जान लिया था कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो लोगों के मन में एकदम से नहीं पनपती है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। वैसे ही आज हम देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरीके से आया और वहाँ पे क्या क्या रीज़न्स थे जिनकी वजह से लोगों के मन में एकदम से आया कि हमें भी एक राष्ट्र बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हम ये फ्रेडरिक सरियू के विचार पढ़ेंगे, उसी से हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। बेटा, ये जो फ्रेडरिक सरियू था ये एक चित्रकार था जिसने 4 चित्रों की एक सीरीज़ में 4 चित्र बनाए। उसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। बेटा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी, तो आप जैसे आप लोग भी कुछ सोचते हो तो उसको अपने मन में पिक्चराइजेशन कर लेते हो, वैसे ही फ्रेडरिक सरियू ने भी एक पिक्चराइजेशन करी उसको। क्योंकि वो एक चित्रकार था तो उसने उसको एक कॉपी में उतारा अपने चित्र को, और उसमें क्या था, उसमें उसने सोचा कि जो जनतंत्र और सामाजिक गणतंत्र है उससे मिलकर उसने जो विचार आए थे उनको प्रस्तुत किया था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसमें क्या है कि इसमें पहले यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उससे क्या हुआ कि सभी उम्र सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक लंबी सी कतार है जिसमें लोग करते हुए जा रहे हैं अपनी वंदना स्वतंत्रता की। ठीक है, प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, जिसको हम मशाल बोलते हैं, जो जल्दी होती है हमेशा, उसको हम ज्ञानोदय की मशाल कहते हैं। और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र वो होता है जिसमें मनुष्य एक चीज़ के बारे में लिख देता है कि उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है और वो उन चीज़ों को दूसरों से मांगने के लिए तत्पर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं घोषणा पत्र। वो एक घोषणा पत्र लिख के दूसरों को दिखाने की कोशिश करता है। प्रतिमा के सामने ज़मीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। प्रतिमा के सामने क्या है कि वो जो पहले की जो जितनी भी इमारतें थी उन सबको यहाँ पे देख सकते हो आप, उन सबको यहाँ पे ये लोगों ने तोड़ ताड़ के पटका हुआ है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं। ये था फ्रेडरिक सरियू जो था, उसके विचार थे कि उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि लोगों को स्वतंत्रता की भावना अंदर से जागृत कर रही थी। अब हम देखते हैं कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप इसकी पहले भी वर्कशीट कर चुके हो। 9th क्लास में भी आपने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे होने वाले कितने रीज़न्स थे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। फ्रांसीसी क्रांति में से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में हुई, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे, और इसके अलावा सामाजिक आर्थिक और भी खूब सारे बदलाव थे जो आपने क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। उन सब की वजह से क्या हुआ था कि जो राजतंत्र है वो सत्ता जो है राजतंत्र से निकल के फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में चली गई। क्रांति की घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही इसकी नियति तय करेंगे। अब लोगों ने बोला कि इसका जो भी गठन है वो हम करेंगे, और इसकी नियति आगे कैसे चलेगा उसको भी हम ही तय करेंगे।
19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। अब इसमें क्या हुआ था कि जब जैसे ही राष्ट्रवाद आया यूरोप में, तो उसमें राजनीतिक और मानसिक सभी में, राजनीतिक मतलब सत्ता में किस तरीके से परिवर्तन हुआ, लोगों के दिमाग में किस तरीके से परिवर्तन हुआ, और जो वो परिवर्तन हुए उन्हीं की देन था कि यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर, मतलब जहाँ पहले राष्ट्र का वंशीय राष्ट्र चलता था, वहाँ पे अब राष्ट्र राज्य का उदय हो गया। और ये एकदम से नहीं हुआ था, इसमें काफ़ी टाइम लगा था। इसी वजह से क्या होने लग गया था कि राष्ट्र राज्य में ना केवल उसके शासकों, मतलब अब राष्ट्र राज्य है तो वहाँ पे सिर्फ जो शासन कर रहे हैं उन्हीं के मन में नहीं, बल्कि जो नागरिक हैं उनके मन में भी साझा इतिहास और विरासत की भावना उत्पन्न होने लगी कि हाँ, अब ये उनका देश है और वो इसको मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो आपने पढ़े दो विचार, जिसमें एक तो फ्रांसीसी क्रांति का था और एक था फ्रेडरिक सरेउ का। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के मेन कारण क्या थे। वैसे तो आप लोगों ने ये पढ़ ही रखे हैं, जैसे निरंकुश शासन व्यवस्था। देखो बेटा, अगर कोई भी कहीं पे भी राष्ट्रवाद की पनपेगा या किसी के मन में राष्ट्रवाद की भावना आएगी, तो उसके पीछे रीज़न ये होगा कि वहाँ पे निरंकुश शासन चल रहा था। जो राजा है वो अच्छा नहीं है, वो निरंकुश है, वो लोगों की बातें नहीं सुनता है। दूसरा, उदारवादी विचारों का प्रसार। उदारवादी आपको पता है, हम लिबरलिज्म उनको बोलते हैं जो सब कुछ नया नया अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। उनका मानना है कि हमें जितनी भी नई चीज़ें मिलेंगी वो उनको अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। वो रूढ़िवादी नहीं है, वो कभी दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। वो ये कहते हैं कि जो भी नई चीज़ें या नया परिवर्तन हो उसको अपना लेना चाहिए, कभी किसी नएपन के लिए मना नहीं करना चाहिए। तीसरा था स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का नारा। अब क्योंकि हम एक साथ रह रहे हैं तो हमारे अंदर भी तो वो मन में आना चाहिए, तो वही सबके लिए भी इसका एक मेन कारण था। चौथा था शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका। अब जब भी हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारे जो विचार हैं वो थोड़े खुल से जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि फिर हमको कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि हमारे खुद के विचार होते हैं। तो वहीं पे ऐसे था कि जो मध्यम शिक्षित वर्ग हुआ था उसने अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की, और जो अशिक्षित लोग थे उनको समझाया कि राष्ट्रवाद कितना ज़रूरी है हर एक के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। बेटा, आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप चाहो तो आप क्वेश्चंस को पढ़ के, आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी, आप उनके आंसर्स कर सकते हो। और अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मैंने अभी जो आंसर्स बता रही हूँ उनको भी आप लिख सकते हो। आपका पहला क्वेश्चन है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी, क्योंकि इसमें फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभु सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी और पहली बार एक भाषा, भौगोलिक भाग और संस्कृति के आधार पर राष्ट्र का गठन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए थे? तो इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था। निरंकुश शासन का अर्थ होता है जिस पर कोई नियंत्रण या ना हो। राजतंत्र निरंकुशवाद का उदाहरण है। प्रतिमा के सामने जो अवशेष थे उसका अर्थ था राजतंत्र के अंत का प्रतीक। तो वो किसके अंत का प्रतीक थे? हमारे राजतंत्र के अंत का प्रतीक थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। बेटा, इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो और इसका आंसर आप वर्कशीट में जो सेकंड पैरा है वो भी लिख सकते हो। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। उसमें एक्सप्लेनेट करके दे रखा है और यहाँ पे मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद कई कारणों के कारण उभर कर सामने आया, जिसमें साझी व्यवस्था, साझी विरासत, एक समान इतिहास, भाषा, संस्कृति, एक विचारधारा तथा एक भौगोलिक क्षेत्र था। यह राजनीतिक और संस्कृति के साथ साथ एक जन आंदोलन भी था। तीसरा क्वेश्चन है
चौथा है फ्रेडरिक सरयू के चित्र की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो आपने वहाँ पे चित्र के बारे में तो पढ़ ही लिया था, जिसमें है इसने 4 चित्रों की श्रृंखला दिखाई, जिसमें निरंकुशवाद का अंत होगा, लोकतंत्र का उदय होगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपने चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्र राज्यों के गठन को दर्शाया था। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।